हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बोर्ड एग्जाम्स बड़े नजदीक आ गए हैं और आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशंस बड़े जोरों शोरों से कर रहे होंगे। आपको करनी भी चाहिए। चलिए, मैं भी आपकी हेल्प करने के लिए आ गया हूं आज से एक एग्जाम स्पेशल सीरीज लेकर के। आज इस वीडियो में मैं शुरुआत करूंगा राइटिंग सेक्शन से। जी हाँ, राइटिंग सेक्शन 20 मार्क्स कैरी करता है और आपको उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है आर्टिकल राइटिंग करने के लिए और दूसरा क्वेश्चन आपसे कहा जाता है लेटर राइटिंग करने के लिए। तो चलिए यहां से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चा लोगों, आपके सामने बोर्ड में एक क्वेश्चन लिखा है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। कैसे आंसर देना है मैं आपको लिख करके बतलाने जा रहा हूं। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा का पूरा अब यहां से देख लिया, मेरी बातों को बहुत अच्छे से सुन लिया, समझ लिया, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि यहां पर ये 10 नंबरों का आता है। इन 10 नंबरों में से आपको 9 नंबर पक्के पक्के मिलेंगे। चलिए देखते हैं, यहां पर सेक्शन बी के अंदर आपको एक क्वेश्चन ऐसा कुछ लिखा होगा। चलिए मैं आपको सबसे पहले बतला देता हूं। विशेष रूप से मैं ये जो आर्टिकल राइटिंग आपको बतला रहा हूं, ये है यूपी बोर्ड में वे बच्चे जो एग्जाम देने के लिए अब प्रिपरेशन कर रहे हैं। वहां पर इंग्लिश पेपर में सेक्शन बी में 2 क्वेश्चंस लिखे होंगे, दोनों ही 10-10 नंबरों के होंगे। पहला क्वेश्चन होगा आर्टिकल राइटिंग के लिए और दूसरा क्वेश्चन होगा लेटर राइटिंग करने के लिए। अब अगर आप ये दोनों ही चीजें अच्छे से सीख लेते हो, जो कि बहुत ज्यादा कठिन बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे से सीख लेते हो, सुन लेते हो, समझ लेते हो, तो आप यहां पर दोनों में 9 अंक यानी कुल मिलाकर 18 मार्क्स आप यहां पर स्कोर कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं यहां पर पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में आएगा आपको एक आर्टिकल लिखने के लिए। देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, फिर मैं आपको आगे की बातें बतलाता हूं। यहां पर लिखा है रेगुलर एक्सरसाइज इज अ पावरफुल टूल फॉर इंप्रूविंग योर हेल्थ। इतना पढ़कर आपको इतना तो समझ में आ जाएगा कि यहां पर हेल्थ और रेगुलर एक्सरसाइज के बारे में कुछ बात की जा रही है। यानी यहां पर जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है वो किस बारे में है, रेगुलर एक्सरसाइज के बारे में है और इंप्रूविंग योर हेल्थ के बारे में है। यानी रेगुलर एक्सरसाइज और आपका हेल्थ इंप्रूवमेंट। ठीक, तो एक बात क्लियर हुई। ठीक है, इट कैन, आगे और पढ़ते हैं, इट कैन हेल्प यू अचीव योर गोल्स। और ध्यान दीजिए, ये चीजें दोनों मिलकर के यानी आपका हेल्थ, रेगुलर एक्सरसाइज, और ये हेल्प कर सकता है आपको आपके गोल्स को अचीव करने में। गोल्स माने आपके जो लक्ष्य हैं, आपने जो अपने लिए अपने जीवन में सोच रखा है कि हमें ये करना है, ये बनना है, तो वो अचीव करने में आपको ये दोनों चीजें क्या कर सकती हैं, हेल्प कर सकती हैं। ओके, राइट एन आर्टिकल। अब इन्हीं बातों पर आपको एक आर्टिकल लिखना है। ध्यान दीजिए, यहां पर कुछ ऐसा लिखा नहीं है कि हेडिंग आपको यूं ही मिल जाए, नहीं। अब आपको यहां पर एक बहुत जबरदस्त हेडिंग अपनी तरफ से बनानी पड़ेगी। कभी कभी यहां पर हेडिंग लिखे लिखाई आ जाती है तो बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाता है, उसी हेडिंग को यहां पर आकर के लिख देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा होगा वहां पर से आपको एक हेडिंग आपको खुद बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे मैं भी आपको बतलाता हूं। चलिए यहां पर क्या लिखा है, राइट एन आर्टिकल ऑन दिस टॉपिक इन अबाउट 100 से लेकर के और 150 वर्ड्स तक आपको एक आर्टिकल लिखना है। ठीक है ना। अच्छा, यू आर अंकित या अंकिता। अब आपको यहां पर अपना नाम नहीं लिखना है, यहां पर जो यहां पर लिखा है, अगर आप लड़के हो तो अंकित लिखिए और अगर आप लड़की हो यानी गर्ल्स हैं तो फिर आप अपना नाम अंकिता लिखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको इसी क्वेश्चन पर बेस्ड जो इसका फॉर्मेट होता है, जो किसी आर्टिकल की बॉडी होती है, वो सब कुछ बताने जा रहा हूं, लिख करके बतलाने जा रहा हूं, अटेम्प्ट कराने जा रहा हूं और साथ ही साथ आपको कुछ की एलिमेंट्स भी बतलाने जा रहा हूं इफेक्टिव आर्टिकल राइटिंग करने के लिए। ठीक है ना। तो देखिए, अब किसी भी आर्टिकल को अटेम्प्ट करने से पहले आपके दिमाग में इतनी चीजें बहुत अच्छे से फिट होनी चाहिए। कौन कौन सी बात, देखिए सबसे पहली बात है कि जो आप राइटिंग करेंगे यहां पर, यानी जो आर्टिकल आप लिखेंगे वो एकदम से क्लियर होना चाहिए, यानी क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी किस तरह के, क्या मतलब हुआ यहां पर क्लैरिटी का, जो आपके थॉट्स होने चाहिए वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। राइटिंग जो स्टाइल होनी चाहिए, यानी जो सेंटेंसेस आप बना रहे हो बिल्कुल क्लियर से सेंटेंसेस होने चाहिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस होने चाहिए। बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में जाने की जरूरत नहीं है। आप एक्टिव वाइज सेंटेंसेस की आप रचना कर सकते हैं, बट इफ यू कैन really write some sentences that are based on passive voice or complex sentences then you can also write, but this is not needed। जरूरी नहीं होता है कि आप बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे कॉम्प्लेक्स टाइप के सेंटेंसेस आप यहां पर लिखें। तो क्लैरिटी होनी चाहिए कुल मिलाकर के, वट एवर यू राइट मस्ट बी एब्सोल्युटली क्लियर, राइट। अच्छा, दूसरी बात देखते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड इंटाइसिंग हेडलाइन।
अब यहां पर जो आप हेडलाइन लिखेंगे, ध्यान दीजिए, आपको यहां पर पेज, ये मैंने आपको ये जो बॉर्डर्स खींचे हुए हैं ये आपका पेज है, उसके बीचों बीच आपको एक हेडिंग लिखनी होती है, ठीक है ना। और वो हेडिंग कैसी होनी चाहिए, बहुत ही कैची होनी चाहिए, इंटाइसिंग होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। इंटाइसिंग का मतलब ललचाने वाली। यानी अब आपको इस क्वेश्चन को पढ़ करके यहां पर कोशिश करना है कि आपको एक ऐसी हेडिंग यहां पर लिखना है जो रीडर पढ़ते ही ऐसा उसको लगे कि यार हाँ, इस जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में कुछ दमदार बातें होंगी। तो कुछ इंटाइसिंग का मतलब होता है ललचाने वाली। जी हाँ, तो आपको एक ललचाने वाली एक हेडलाइन देनी है। हेडलाइन का मतलब क्या है, हेडिंग देनी है आपको, शीर्षक देना है, यानी टाइटल आपको यहां पर लिखना है। क्लियर। अच्छा, दूसरी बात क्या है, स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकांश नंबर यहीं पर होते हैं। देखिए, यहां पर जो आर्टिकल या हेडलाइन होती है उसके लिए भी नंबर्स अलॉटेड होते हैं। अब यहां पर कितने, सपोज यहां पर जब हम सीबीएसई की बात करते हैं तो वो तो ये वहां पर वो आता है 5 नंबर्स का, और वहां पर जो अलॉटमेंट होता है वहां पर ये 1 नंबर का होता है। जी हाँ, अगर आप केवल हेडिंग डाल करके छोड़ देंगे और नीचे नाम लिख देंगे, राइटर का नाम लिख देंगे, सिर्फ इतना करके छोड़ देंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर यूपी बोर्ड में देख लीजिए, जस्ट डबल यानी 10 नंबरों का है, तो आप ध्यान दीजिए कि ये 2 नंबर कैरी करेगा। ओके। अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर। एक वेल स्ट्रक्चर्ड आर्टिकल आपको लिखना चाहिए। अब वेल स्ट्रक्चर्ड आर्टिकल क्या होता है, अच्छे से आप समझिए। वेल स्ट्रक्चर्ड आर्टिकल जो होता है उसमें सबसे पहला होता है इंट्रोडक्शन। ध्यान दीजिए, आपको एक इंट्रोडक्शन लिखना होता है। कैसे, इंट्रोडक्शन लिखने से पहले आपको अपने थॉट्स अपने दिमाग में कैसे रख लेने हैं, मैं आपको अगली स्लाइड में बतलाऊंगा। इंट्रोडक्शन लिखकर बतलाऊंगा, पूरी बॉडी लिख करके बतलाऊंगा, लेकिन मैं यहां पर आपको बतला रहा हूं कि उस आर्टिकल की बॉडी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर इसके बाद मेन बॉडी आ जाती है, यानी जो आप जिस टॉपिक पर आप आर्टिकल लिख रहे हो उसकी मेन बॉडी आ जाती है। अब मेन बॉडी में क्या होता है, आपको अपने थॉट्स को कुछ ऐसे सिंक्रोनाइज करने चाहिए कि आप इंट्रोडक्शन के बाद से लेकर आप जो मेन आपका मुद्दा है वहां पर से आपको शुरुआत करनी चाहिए। अगर कोई पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको आगे चल करके ही बतलाऊंगा जब मैं यहाँ मेन बॉडी यहाँ पर बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन मेन बॉडी में क्या होगा, यहाँ पर 1, 2 एंड 3 पैराग्राफ्स तक हो सकते हैं। 1, 2 एंड 3, यानी यहां पर जो आप लिखना शुरू करेंगे मेन बॉडी में, आपके जो पैराग्राफ्स होंगे उन पैराग्राफ्स के लिए अगर आप सक्षम हैं कि आप वहां पर एक हेडिंग बना सकते हैं, कैची हेडिंग भी बना सकते हैं, तो आप जरूर बना लीजिए। अगर आप हेडिंग नहीं भी बना पाते हैं तो आप पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं। क्लियर। अच्छा, मैं आपको ये सब कुछ करके दिखलाऊंगा। बस 3 पैराग्राफ्स आपको छोटे छोटे लिखने हैं और फिर इसके बाद आपको कंक्लूजन तक पहुंचना है। क्या करना है, कंक्लूजन। ध्यान दीजिए, और कंक्लूजन में क्या लिखना है ये सब कुछ तो यार मैं आपको लिख करके ही बतलाने जा रहा हूं। आपको निश्चित रूप से बड़ा मजा आएगा और इतना इजी लगेगा कि यार हाँ, अब हम इसे लिख सकते हैं। यहां पर इससे पहले कि मैं आगे वाली स्लाइड में बढ़ूं, यहां पर एक्चुअली ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगली स्लाइड में तो एक क्वेश्चन मैं मिटा दूंगा, मैं सीधे यहां से हेडिंग लिखूंगा, ठीक है ना। लेकिन एक क्वेश्चन को एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए और एक टाइटल यहीं पर जरा हम लोग एक कैची टाइटल बनाने का प्रयास करते हैं। और आप कैसे बना सकते हैं इजिली, चलिए यहां पर करके देखते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, रेगुलर एक्सरसाइज इज अ पावरफुल टूल। यानी जो रेगुलर एक्सरसाइज है वो एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। काहे के लिए, फॉर इंप्रूविंग योर हेल्थ, आपकी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। तो एक ऐसा आर्टिकल लिखना है जिसमें आप ये बतला रहे हो कि रेगुलर एक्सरसाइज करना वास्तव में हमारे जो इम्प्रूवमेंट, हमारे हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के लिए कितना ज्यादा पावरफुल है, ये हमको बतलाना है। तो बस इन्हीं 2-3 शब्दों को चुन करके और आप अपनी इमेजिनेशन का प्रयास करो, और यहां पर आप 2 या 3 शब्दों का या 4 शब्दों का भी आप, टाइटल जितना छोटा होता है उतना ही अच्छा होता है, लेकिन 4 या 5 शब्दों से ज्यादा आप अपने शीर्षक को लेकर के न जाएं। तो टाइटल आपका अधिकतम 4 या 5 शब्दों का हो सकता है या होना चाहिए। चलिए मैं यहां पर एक टाइटल को बताने का प्रयास कर रहा हूं। अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, क्या, पावरफुल इस शब्द को ले लेता हूं और रेगुलर एक्सरसाइज को ले लेता हूं, तो 3 शब्द हो जाएंगे। कैसे, ऐसे में लिख सकता हूं, द पावर ऑफ
तो ये देखिए, ये आपका एक टाइटल क्या कैची बन पाया है, इस बारे में जरा सोचते हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि कितने शब्दों का ये टाइटल हो गया। देखिए जरा, 1 2 3 4 और 5, ये 5 शब्दों का एक टाइटल हो गया। मैंने आपको बतलाया कि 5 शब्दों से ज्यादा आपका टाइटल नहीं होना चाहिए। अब अगर इसे आपको और थोड़ा सा कम करना है, 4 शब्दों का करना है, तो कैसे आप कर सकते हैं? द पावर ऑफ एक्सरसाइज, मेन बात क्या है? एक्सरसाइज है। तो आप ऐसे भी टाइटल को बना सकते हैं, द पावर ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। या फिर आपका जैसा दिमाग चले, कोई जरूरी नहीं कि आप इस पर आप टॉपिक में जो आप आर्टिकल लिखने जा रहे हो तो बस यही होना चाहिए, नहीं, कोई जरूरी नहीं होता है। कोई भी जो आपके दिमाग में कोई भी स्ट्राइकिंग टाइटल आ जाए, आप उसको यहां पर लिख सकते हो। तो पहली बात तो ये हुई कि आपको एक बढ़िया, स्ट्रॉन्ग, कैची एंड इंटाइसिंग हेडलाइन होनी चाहिए। इसी को हम हेडलाइन कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं टाइटल यानी शीर्षक। अब इसके बाद आपको क्या करना है भाई, यहां पर आपको इसी के ठीक नीचे, हाँ, एक चीज और बतला देता हूं। क्या करना है कि यहां पर जितने भी शब्द होते हैं, जितने भी मेन वर्ड्स होते हैं, उन सबका पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। द का टी कैपिटल होना चाहिए, फिर अगला जो वर्ड है वो कैपिटल होना चाहिए। अब ये जो प्रेपोजिशंस एंड कंजंक्शंस होते हैं, उनके जो वास्तव में जो फर्स्ट लेटर होते हैं, उनको हम कैपिटल लेटर में नहीं लिखते हैं आमतौर पर, ठीक है। लेकिन एक और भी प्रथा है, एक और तरीके से, यानी इसी को आप पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। कैसे? द, आप यहां पर टी करेंगे, फिर द ऐसे लिखेंगे, द पावर, ठीक है ना, द पावर, इसे पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस जो आपका टाइटल है उसे आप टोटल कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप टोटल कैपिटल लेटर में नहीं लिखते हो तो फिर आपको हर शब्द का पहला अक्षर जो लेटर है वो कैपिटल में आपको बनाना चाहिए। अब दूसरी बात यहां पर देखिए, यहां पर आपको आपका नाम लिखना है, लेकिन आपका अपना नाम नहीं। ध्यान दीजिए, अच्छे से सुनिए। यहां पर या तो आपको डायरेक्ट किया होगा कि आप कौन हैं, तो यहां पर लिखा हुआ यू आर अंकित। तो अगर आप बॉय हैं तो आप लिखेंगे बाय अंकित, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे अंकित। और अगर आप कोई लड़की हैं तो यहां पर लड़कियों के लिए नाम भी सजेस्ट किया गया है, अंकिता, ठीक है ना, अंकिता, सिर्फ इतना कर देना है। ओके। अब सपोज अगर यहां पर नाम नहीं दिया गया है, यू आर अंकित और अंकिता नहीं लिखा है, तब क्या करेंगे? तब आप केवल लिखेंगे बाय एक्स वाई जेड या ए बी सी, कुछ भी आप लिख सकते हैं, बट आपको अपना नाम वहां पर नहीं लिखना है। क्लियर? तो ये तो हुआ टाइटल, और टाइटल के साथ में जो राइटर का नेम होता है वो बिल्कुल मिडिल में, ठीक इस तरफ कॉलम आप अच्छे से देख लो, इस तरफ का कॉलम देख लो, और उसके ठीक बीचों बीच आपको ये हेडलाइन यानी टाइटल आपको लिखना है, उसके नीचे आपको अपना नाम लिखना है। अब यहां से शुरू होती है रियल राइटिंग, यानी जो आपका स्ट्रक्चर शुरू होगा, ठीक है। अब उस स्ट्रक्चर को कैसे करते हैं, बड़ा मजा आने वाला है। मैं आपको सब कुछ लिख करके बतलाने जा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा लोगों, अब आप कल्पना करो कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो, आपके सामने कॉपी खुली हुई है, आपने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लिया है। पढ़ने के बाद आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको कौन सा या कैसा टाइटल लिखना है। टाइटल के नीचे आपने अपना वो वाला नाम भी लिख दिया है जो क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ है तो आपने एक्स वाई जेड लिख दिया है या एबीसी लिख दिया है, ठीक है। अब आते हैं मेन बॉडी पर। मेन बॉडी का सबसे पहला अंग है इंट्रोडक्शन। अब आपको इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, देखिए आपके सामने बोर्ड में मैंने वो सारे के सारे काम कर दिए जो मैंने आपको अभी बतलाया। देखिए क्वेश्चन को पढ़ करके हमने डिसाइड कर लिया कि हमें कौन सा यहाँ पर एक शीर्षक देना है यानी टाइटल देना है, उसके नीचे क्वेश्चन पेपर में ही लिखा हुआ नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम आते हैं मेन बॉडी पर। तो मेन बॉडी की पहली हेडिंग क्या है? इंट्रोडक्शन। आपको इंट्रोडक्शन हेडिंग डालनी है, और इंट्रोडक्शन लिखते समय आपको ये जो की एलिमेंट्स टू राइट इफेक्टिव आर्टिकल, ठीक है, ये वाले पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये 3 पॉइंट्स मैंने वहां पर डिस्कस कर दिए पिछली वाली स्लाइड में। अब चौथी बात जो मैं आपको बतलाने जा रहा हूं, एक्चुअली क्या होना चाहिए कि जब कभी भी आप किसी आर्टिकल को लिखो तो उससे पहले थोड़ी सी रिसर्च आपकी होनी चाहिए, यानी आपको थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको आसानी से उस टॉपिक से रिलेटेड फैक्ट्स मिल जाएंगे, कुछ एक कोटेशंस भी आपके
हो सकते हैं आपने रटे हो, और अगर आपने एक कोटेशन भी लिख दिया तो वहां पर सोने पे सुहागा हो जाता है, यहां पर आप एक कोटेशन लिख सकते हो। ओके, चलिए, अच्छा, सपोज आपको कोई एक ऐसा आर्टिकल मिल गया है लिखने के लिए जिसकी आपने रिसर्च पहले नहीं करी है तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी नहीं होंगे। अगर होते हैं तो बहुत अच्छा। फैक्ट क्या होता है भाई? किसी भी टॉपिक के बारे में जब आप लिखते हो तो कई बार ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां पर आपको डेट्स मेंशन करनी होती हैं या कुछ ऐसे फैक्ट्स मेंशन करने होते हैं जो इससे रिलेटेड इस टॉपिक को और अधिक रियलिस्टिक बना देते हैं। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद आपको जो लिखने की स्टाइल आपकी जो होनी चाहिए वो कुछ ऐसी होनी चाहिए। कैसे? एक स्टोरी टेलिंग मेथड होना चाहिए। जिस तरह से आप कोई कहानी बतला रहे हो, कोई बहुत ज्यादा लंबे चौड़े आपको सेंटेंसेस नहीं बनाने हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, अच्छा, और थोड़ी सी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होनी चाहिए। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है वर्णनात्मक शैली में। जिस तरीके से कोई एक्सप्लेनेशन किया जाता है, किसी एक छोटी सी बात को समझाया जाता है, तो जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्टाइल होती है वो यहां पर बहुत अच्छी शूट करती है। अच्छा, इन सब के पीछे एक जो बात आपको हमेशा याद में रखनी है, अपने दिमाग में रखनी है, कि जब कभी भी आप यहां पर कुछ भी लिखते हो तो बस आपको पॉइंट टू पॉइंट चलना है। टॉपिक से अलग हट करके आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि आपको वैसे भी इसे शॉर्ट में लिखना होता है और टॉपिक से रिलेटेड ही इतने थॉट्स आपके दिमाग में आ जाएंगे कि 100 से लेकर 150 शब्द तो बड़ी आसानी से आप लिख सकते हो। कोई जरूरी नहीं होता है कि नहीं 150 शब्दों तक ही लिखना है, आप 200 शब्दों तक भी उसे लिख सकते हो, वहां पर नंबर नहीं कटते हैं। ठीक है, चलिए, अब यहां पर इतनी छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग में रखेंगे और सीधे लिखना शुरू कर देंगे इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन लिखते समय आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए? भाई, सबसे पहली बात तो जिस टॉपिक के बारे में हम लिखने जा रहे हैं उसका परिचय देना होगा, अर्थात द पावर ऑफ एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज की पावर क्या है, ये हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ये हमें कैसे कैसे लाभ पहुंचा सकती है। सिर्फ इतना लिखना है आपको, और बस फिर आपको नीचे इसी इंट्रोडक्शन की नीचे वाली लाइन में लिखना है कि इस आर्टिकल में हम इन्हीं सब बातों को एक्सप्लोर करेंगे। बस 4-5 सेंटेंसेस आपको बना करके और इंट्रोडक्शन कुछ ऐसे लिख देना है। मैं आपको लिख करके बतलाऊं क्या? देखो, कुछ इस तरीके से रेगुलर एक्सरसाइज, कुछ ऐसे आप लिखेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज। अब ध्यान दीजिए, मैं यहां पर पहले लिख ही देता हूं और लिखने के बाद फिर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, टाइम भी सेव होगा। चलिए, मैं पहले लिख देता हूं। तो ये देखो बच्चों, कितना आसान है। बस केवल 4 या 5 लाइनें या 4-5 बातें, लेकिन लिखा क्या है? मेन बात ये है, आपको समझना है कि आखिर मैंने लिखा क्या है। तो चलिए, मैं आपको पढ़ करके बतलाता हूं और ये बताता हूं कि आपको कैसे सोचना है, कैसे सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। हालांकि हो सकता है कि मैंने चूंकि यहां पर लिखे हैं तो वो मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से सेंटेंसेस हैं, बट आपके जो सेंटेंसेस होंगे वो थोड़े से अपने हिसाब से कर लीजिए, माने वो थोड़े संक्षिप्त होंगे, छोटे से सेंटेंसेस होंगे। हाँ, बस इतनी क्लैरिटी आपको बनाए रखनी है। तो देखिए जरा, इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखा है। लिखा है यहां पर, रेगुलर एक्सरसाइज इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू, यानी रेगुलर एक्सरसाइज सबसे अच्छी चीजों में से एक चीज है, या सबसे अच्छे कामों में से एक काम है जो आप कर सकते हैं। किसके लिए? फॉर योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य के लिए। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, यानी रेगुलर एक्सरसाइज, आपको अगर अपना स्वास्थ्य अच्छा करना है तो रेगुलर एक्सरसाइज करना सबसे अच्छी बातों में से एक बात है। आपने ये लिख दी। ओके, फिर इसके बाद क्या है कि ये इंपॉर्टेंस आप यहां पर से लिखने जा रहे हो। देखो क्या कर सकता है रेगुलर एक्सरसाइज, क्या कर सकता है। देखिए यहां पर, फ्रॉम रिड्यूसिंग योर रिस्क ऑफ क्रोनिक डिसीजेज। देखो, रिड्यूस करने का मतलब होता है कम करना, और क्या कम करना है? रिस्क माने खतरा। और खतरा किन चीजों से होता है? जो आपकी पुरानी बीमारियां होती हैं, जो क्रोनिक डिसीजेस होती हैं, उन बीमारियों के खतरों को कम करने से लेकर और कहां कहां तक ये लाभ पहुंचा सकता है। टू बोस्टिंग योर
मूड, यानी आपका जो मूड होता है उसको भी बूस्ट कर सकता है। बूस्ट करने का मतलब बेहतर कर सकता है, अच्छा कर सकता है। एंड एनर्जी लेवल्स, और आपका जो एनर्जी लेवल है उसको भी और अधिक बूस्ट कर सकता है। तो कहां से कहां तक आपको लाभ पहुंचा सकता है? देखिए यहां पर लाभ की मैंने बात करी है, यानी आपके अगर कोई क्रोनिक डिसीज है, यानी कोई बहुत पुरानी बीमारी है, और उस पुरानी बीमारी को भी जो रिस्क होता है उस रिस्क को आप कम कर सकते हो, और साथ ही साथ अपने आप एनर्जी लेवल को बढ़ा सकते हो, अपने मूड को भी बहुत अच्छा कर सकते हो। ये आपने लिखा है यहाँ पर। आप इसी बात को बहुत ही कुछ अपने शब्दों में लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आप इतने लंबे सेंटेंसेस, भाई चूंकि मेरा अपना स्टैंडर्ड अलग है, आपका स्टैंडर्ड अलग है, तो आप अपने स्तर पर सेंटेंस लिखो। ये मत सोचो कि मैंने कुछ ऐसा लिखा है तो आपको भी कुछ ऐसा ही लिखना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप अपने हिसाब से अपने छोटे छोटे सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहां पर मैंने बेनिफिट्स बता दिए हैं, बस एक सेंटेंस, दो सेंटेंस और तीसरे सेंटेंस में कुछ बेनिफिट बताया है। देखिए, द बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती है, यानी शारीरिक जो एक्टिविटी होती है उसी को आप व्यायाम कह सकते हो। उसके बेनिफिट्स कैसे हैं? बहुत सारे हैं। अब आप यहां पर बहुत सारे नहीं बतलाने जा रहे हैं, बहुत सारे तो आपकी बॉडी में आ जाएंगे जब आप मेन थीम लिखोगे वहां पर, ठीक है। अब यहां पर देखिए आपने क्या लिखा है, सिर्फ इतना लिखा है कि आप इस आर्टिकल में क्या करेंगे, आप एक्सप्लोर करेंगे क्या, सम ऑफ द की वेज दैट रेगुलर एक्सरसाइज कैन इंप्रूव आवर ओवरऑल वेलबींग। तो अब आपने यहां पर लिख दिया है सिर्फ इतना कि हम इस पैसेज में या इस आर्टिकल में कुछ ऐसी चीजों को एक्सप्लोर करेंगे कि हमारी जो रेगुलर एक्सरसाइजेस हैं वो कुल मिलाकर के हमारी जो वेलबींग है, यानी हमारे जो स्वास्थ्य है उसको कितना बेहतर बना सकता है, ठीक है। तो आप इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देख करके, यानी भाई फिजिकल एक्सरसाइज है उसके एस्पेक्ट्स जो होंगे वो पॉजिटिव ही होंगे, तो जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको आप डिस्कस करने जा रहे हो। बस अब यहां पर से आपको एक बॉडी बनानी है। बॉडी का मतलब क्या होता है, अब इसकी संरचना कैसी होनी है, तो इस संरचना में आपको बस केवल 2-3 लाभ अकेले लिख देने हैं, और उन्हीं लाभों पर आपको 2 या 3 पैराग्राफ आपको लिख देने हैं। वो भी बड़ा सिंपल है, चलिए वो भी मैं करके आपको दिखलाता हूं। लेकिन चलिए अगली स्लाइड में पहुंचते हैं। तो देखिए बच्चा लोगों, मैंने आपके लिए एक दूसरी हेडिंग यहां पर रख दी। इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी में ये पहली हेडिंग है, ठीक है। इस पहली हेडिंग को ठीक से पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि मैंने ये हेडिंग कहां से पिकअप करी है। देखिए जरा, रिड्यूसेस रिस्क ऑफ क्रोनिक डिसीजेज। तो आपको याद होगा कि जब मैं इंट्रोडक्शन मैंने लिखा था तो वहां पर मैंने आपको बतलाया था कि आपकी जो रेगुलर एक्सरसाइजेज हैं वो आपको कहां से लेकर और कहां तक आपकी हेल्प कर सकती हैं। तो शुरुआत कहां से करी थी, यहां से करी थी कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइजेज लेते हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। किस बात में? रिड्यूस करने में। किन चीजों को रिड्यूस करने में? द रिस्क ऑफ क्रोनिक डिसीजेज, यानी जो आपकी बहुत पुरानी बीमारियां होती हैं उनके रिस्क को भी कम। अब ये क्रोनिक डिसीजेज कैसी होती है भाई? देखिए कुछ एक बीमारियां ऐसी हैं, जैसे कोई हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है, जैसे कोई सपोज कैंसर जैसी कोई बीमारी है, ठीक है। इस तरीके की कोई बीमारियां हैं, तो जैसे कि कोई डायबिटीज जैसी बीमारी है, ये सब क्रोनिक बीमारी हैं। और अगर रेगुलर एक्सरसाइज अगर की जाती है तो फिर क्या हो सकता है, आपको इन सब को रिड्यूस करने में आप बहुत अच्छे तरीके से, ये आपकी जो एक्सरसाइजेज है बहुत हेल्प करती हैं। बस इसी को तो बस आपको लिख देना है, बस छोटे छोटे से सेंटेंस बनाओ और लिख दो कुछ इस तरीके से। देखिए जैसे कह दिया जाए, रेगुलर एक्सरसाइज तो ये देखिए बच्चों कितना आसान होता है अगर आप लिखने पर आ जाएं। बस हिम्मत आपको नहीं छोड़नी है, बस सिंपल से छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ और लिखते चले जाओ। देखो हमने क्या लिखा हुआ है, लिखा है रेगुलर एक्सरसाइज कैन हेल्प, यानी जो रेगुलर एक्सरसाइज होती है वो आपकी मदद कर सकती है किन कामों को करने में। देखिए, रिड्यूस योर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, यानी आपकी अगर
हार्ट डिसीजेज है कोई, तो उन हार्ट डिसीज के रिस्क को, खतरे को कम करने में आपकी मदद कर सकती है। डायबिटीज के खतरों को कम करने में आपकी मदद कर सकती है क्या? रेगुलर एक्सरसाइज। हालांकि इसके लिए आप एक अलग से सेंटेंस बना सकते हो, बिल्कुल ऐसा ही। कैसे? रेगुलर एक्सरसाइज कैन हेल्प रिड्यूस योर डायबिटीज। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो। एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ, और कुछ प्रकार के जो कैंसर होते हैं उनके खतरों को कम करने में आपकी मदद कर सकती है। एक सेंटेंस है, बस आपको इतना ही तो लिखना है कि भाई रेगुलर एक्सरसाइज हम करते हैं तो क्या हो सकता है, हमें इतने इतने लाभ मिल सकते हैं, या इतने इतने खतरों से हम मुक्ति पा सकते हैं, या खतरों में जो खतरे होते हैं उनमें कमी कर सकते हैं रेगुलर एक्सरसाइज करके। अब दूसरा सेंटेंस क्या लिखा है? दिस इज बिकॉज, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि। दिस इज बिकॉज का मतलब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी हेल्प्स, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी जब हम करते हैं तो उससे एक और मदद मिलती है हमको। वो कौन सी मदद है? हेल्प लोअर योर ब्लड प्रेशर। यानी कि यहां पर आप योर के स्थान पर अगर आवर लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। यहां पर जहां कहीं भी आपने योर लिखा है तो आपको क्या करना चाहिए? आवर लिख देना। हालांकि एक ये भी एक रूल है कि यहां पर रूल नहीं बल्कि अच्छा रहता है क्या, कि हमको इसे थर्ड पर्सन में लिखना चाहिए। जो भी प्रोनाउंस वगैरह यूज करें उन्हें थर्ड पर्सन। लेकिन ध्यान रखें, अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिसमें आप भी शामिल हो तो फिर आप यहां पर फर्स्ट पर्सन का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां जहां जहां कहीं पर भी मैंने यहां पर यहां पर हमने क्या लिखा था? योर लिख दिया था। तो अगर सेकंड पर्सन का कोई प्रोनाउन है जैसे यहां पर, तो यहां पर से हम आवर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कर नहीं सकते, हमें करना ही चाहिए। ओके, तो देखिए, दिस इज बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी हेल्प्स लोअर आवर ब्लड प्रेशर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करती है। इंप्रूव आवर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, हमारे जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होते हैं उनको इंप्रूव करने में हमारी मदद कर सकती है। एंड कंट्रोल योर ब्लड शुगर, और जो कई लोग होते हैं जिनको शुगर की बीमारी होती है तो ब्लड शुगर के लेवल को भी कम करने में ये फिजिकल एक्सरसाइजेस जो होती हैं, फिजिकल एक्टिविटी जो होती है, ये मदद करती है। बस ये दो तीन बातें ही तो आपने लिखी हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है। अच्छा चलिए, अब और क्या कर सकती है? अब जरा याद करिए कि आपने वहां पर एनर्जी लेवल्स को बढ़ाने की भी बात करी थी इंट्रोडक्शन में, तो उसी को हेडिंग बना दो ना। देखिए कैसे, इंक्रीजेस, तो ये लीजिए, देखिए ये आपकी एक बहुत अच्छी सी हेडिंग बन सकती है। इंक्रीजेज, यानी ये जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो इंक्रीज करती है क्या? हमारे एनर्जी लेवल को भी। ठीक, बस छोटे छोटे से सेंटेंसेस यहां पर भी लिखना शुरू कर दो, बिल्कुल वैसे ही जैसे रेगुलर एक्सरसाइज, कुछ ऐसे लिखना शुरू कर दो। रेगुलर ये देखिए यहां पर आपने क्या लिखा? लिखा रेगुलर एक्सरसाइज कैन हेल्प इंक्रीज आवर एनर्जी लेवल। बहुत ही सिंपल सिंपल से सेंटेंसेस आप बिल्कुल शुरू से बनाते चले जा रहे हो। देखो जरा, रेगुलर एक्सरसाइज कैन हेल्प, हेल्प कर सकती है इंक्रीज करने में, क्या? बढ़ाने में, आवर एनर्जी लेवल। तो हमारे एनर्जी लेवल्स को इंक्रीज करने में ये रेगुलर एक्सरसाइज हमारी मदद कर सकती है। व्हेन वी फील टायर्ड, तो कई बार ऐसा होता है कि जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो वो कैसे, वो थोड़ा सा टायर्ड फील करते हैं, स्लगिश महसूस करते हैं। अगर आप ऐसा महसूस करते हो तो आप लिख सकते हो क्या, कि जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो आपका एनर्जी लेवल काफी ऊंचा हो जाता है और आप फिर टायर्डनेस फील नहीं करते हो, स्लगिश महसूस नहीं करते हो। फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव्स आवर ओवरऑल सेंस ऑफ वेलबींग। दो सेंटेंसेस आपने लिखे हुए। फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव्स, फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव करती है हमारे ओवरऑल सेंस ऑफ वेलबींग, यानी हमारी जो अच्छा महसूस करने वाला जो सेंस होता है उस सेंस को महसूस करती है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इन सब चीजों को लिख सकते हो। तो देखिए जरा, दो पैराग्राफ्स हो गए। अगर आप चाहें एक तीसरा पैराग्राफ जोड़ना अगर आप लिख सकते हैं तो और आप इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो थर्ड पैराग्राफ के बाद आपको फोर्थ पैराग्राफ ऐड नहीं करना है, फिर इसके बाद सीधे कंक्लूजन में आ जाना। अब आपके दिमाग में अगर कोई बात आ रही है तो जरा सोचो कौन सी बात आ रही है, ये हमें और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं हम। तो देखिए जरा, अगर आपके दिमाग में आती है, एक सेकेंड सोचिए,
मैं भी सोच रहा हूं, इतनी देर में मैं भी सोच रहा हूं कि मैं और क्या लिख सकता हूं इसके बारे में। तो ये लीजिए, मेरे दिमाग में तो आ गया और ये मैंने लिख दी हेडिंग। देखिए यहां पर ये पहली हेडिंग, दूसरी हेडिंग और तीसरी हेडिंग। ये देखिए, अरे रेगुलर एक्सरसाइज करने के तो बहुत सारे फायदे होते हैं, उनमें से दो तीन फायदे ही तो आपको लिखने। चलिए मैंने यहाँ पर तीसरा फायदा लिख दिया, क्या है? प्रमोट्स वेट लॉस। बहुत सारे लोग जो मोटे हो जाते हैं, तो जो लोग मोटे हो जाते हैं तो रेगुलर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी करने से आपका वेट लॉस भी होता है। उसके लिए भी आप बड़ी आसानी के साथ कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं, ऐसे ही रेगुलर एक्सरसाइज कैन हेल्प, ठीक है ना? कुछ ऐसे रेगुलर एक्सरसाइज, ये लीजिए, बहुत ज्यादा कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए कितना सिंपली आपने लिख दिया, रेगुलर एक्सरसाइजेस कैन, रेगुलर एक्सरसाइजेस का मतलब जो नियमित व्यायाम होता है वो आपको हेल्प कर सकता है, यानी हमारी हेल्प कर सकता है किस काम को करने में? बर्न कैलोरीज। जो कैलोरीज, एक्स्ट्रा कैलोरीज और फैट आ जाता है उसको बर्न करने में ये एक्सरसाइजेस हमारी हेल्प कर सकती हैं। एंड लूज वेट, और इस तरह से हम जब, जैसे ही हमारी कैलोरीज और फैट जैसे ही बर्न होता है, वैसे ही क्या होता है? हमारा वेट कम होना शुरू हो जाता है। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु वांट टू, और एक्सरसाइज उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज्यादा, यहां पर एक्सरसाइज की जगह रेगुलर एक्सरसाइज भी आप लिख सकते हो। रेगुलर एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज, माने उन लोगों के लिए, हु वांट टू रिड्यूस देयर वेट, वे लोग जो अपने वेट को कम करना चाहते हैं। ये लीजिए, ये तीन हेडिंग्स हो गई, और इतना जितना आपने लिख दिया ये लगभग 100 शब्दों से या 150 शब्दों तक ये पहुंच रहा होगा। अब कंक्लूजन भी लिख देंगे तो ये 150 शब्दों के पार चला जाएगा। हो सकता है कि वो 200 शब्द भी हो जाएं। बस इतना ही तो चाहिए आपको 10 में से 9 नंबर प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना? चलिए, अगर आपको इसका एक कोई कोटेशन याद आ रहा है तो आप कोटेशन या तो बाद में लिख सकते हैं या तो बिल्कुल इंट्रोडक्शन के ऊपर लिख सकते हैं, तो वो भी आपको एक एक्स्ट्रा मार्क दे देता है। ओके, चलिए अब आगे वाली स्लाइड में बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंक्लूजन हम किस तरीके से निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए, कंक्लूजन लिखने के लिए भी आपको कुछ अलग से नहीं सोचना पड़ेगा। यही जो इंट्रोडक्शन में लिखा, जो आपने इस बॉडी में लिखा, यानी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ में जो लिखा, यहीं पर से आपको चीजें सिलेक्ट करके वहां पर कंक्लूजन में भी लिख देना होता है। कैसे करते हैं? बहुत इजी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए बच्चों, अब हम आ गए बिल्कुल लास्ट स्टेप में, यानी कंक्लूजन लिखना है। बस थोड़ा सा ठहरिए, सोचिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन की जो वहां पर जो कुछ भी लिखा होता है ना क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में लिखे हुए जो सेंटेंसेस है ना, उनको भी आप शामिल कर लीजिए, अपने इसी कंक्लूजन में शामिल कर लीजिए, या कहीं पर भी बीच में भी अगर आपके पास थोड़े से थॉट्स हैं, वो कम पड़ रहे हैं, तो आप एक बार जो क्वेश्चन होता है उसको भी पढ़ लिया करें। तो वहां से आपको बार बार पढ़ लेने से बार बार आपको थॉट्स वहां से मिल जाएंगे, ठीक है? कंक्लूजन लिखने के लिए अगर आप उस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो वहां से भी आपको एक थॉट मिल जाएगा। जरा एक बार पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ करके और देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। चलिए मैं यहां पर लिखता हूं, पहले लिख देता हूं फिर आपको बतलाता हूं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, कितनी आसानी के साथ आपने ये कंक्लूजन भी लिख लिया। इनफैक्ट अगर आप कंक्लूजन को ठीक से पढ़ेंगे तो वही रिपीटेड बातें हैं, बट केवल और केवल कंक्लूडिंग तरीके से आपने लिखी हुई है। देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, तरीका आप अपना देख लीजिए। कंक्लूजन, रेगुलर एक्सरसाइज इज अ पावरफुल टूल फॉर इंप्रूविंग आवर ओवरऑल हेल्थ। तो आप अच्छे से देखिए जरा कि वहां पर क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही लैंग्वेज लिखी हुई थी। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद है कि मैंने क्वेश्चन कैसा लिखा था, बट समथिंग लाइक दिस, ऐसा ही कुछ मैंने लिखा था, ठीक है? तो देखिए जरा, रेगुलर एक्सरसाइज इज अ पावरफुल टूल फॉर इंप्रूविंग आवर ओवरऑल हेल्थ।
तो रेगुलर एक्सरसाइजेस जो है एक बड़ा ही शक्तिशाली टूल है अपने जो ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है ना, एंड वेलबींग माने अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए। वेदर वी आर लुकिंग टू रिड्यूस आवर रिस्क ऑफ क्रोनिक डिसीजेस, इनफैक्ट लगभग जो आपने वहां पर इंट्रोडक्शन में लिखा था कुछ वैसा ही, बस टोन बदल करके आपने यहाँ पर कंक्लूजन में लिख दिया। देखिए कहां से आपने देखा, वेदर, भले ही ये बात काहे की हो, वी आर लुकिंग टू रिड्यूस आवर रिस्क ऑफ क्रोनिक डिसीजेस, भले ही हम देख रहे हो अपनी क्रोनिक डिसीजेस के खतरे को कम करने के लिए, या फिर हम बूस्ट करना चाहते हैं, अपना मूड बूस्ट करना चाहते हैं, या फिर हम अपने वेट को लूज करना चाहते हैं, यही 3 हेडिंग आपने बनाई है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा हम कुछ करना चाहते हैं तो क्या हो सकता है, देखिए रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कैन हेल्प अस, तो ये जो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी है ये हमारी सहायता कर सकती है अचीव आवर गोल्स, हमारे जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में यानी प्राप्त करने में हमारी सहायता कर सकती है। बस आपने अंतिम सेंटेंस लिख दिया, सो वी शुड, इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए, वी शुड मेक श्योर टू इंक्लूड रेगुलर एक्सरसाइजेज इन आवर डेली रूटीन, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वी शुड मेक श्योर, हमें यह निश्चित करना चाहिए कि हम क्या करें, हम ये करें कि रेगुलर एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड कर लें यानी शामिल कर लें। तो देखो अगर आप इसको एक बार बैठ करके सोचोगे ना तो ये सब स्टेप बाय स्टेप आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा, पढ़कर आपने एक टाइटल बनाया, टाइटल के नीचे आपने अपना नाम लिखा जो वहां उस क्वेश्चन पेपर में लिखा है, फिर इंट्रोडक्शन में आपने सिर्फ लिखा कि आखिर जो रेगुलर एक्सरसाइजेज हैं वो रेगुलर एक्सरसाइजेज हमें किन किन चीजों पर मदद कर सकती हैं, तो आपने ये तीन चीजें लिखी ना, इन्हीं पर हमें मदद कर सकती हैं, और अगर ऐसा कर सकती हैं तो हमें ऐसा करना चाहिए। और फिर आपने वहां पर लिखा, क्या लिखा आपने वहां पर, कि अब हम इन्हीं तीनों चीजों पर या और 4 चीजों पर हम नीचे चल करके और इनको एक्सप्लोर करेंगे कि आखिर ये चीजें कैसे हमें ये इंप्रूव कर सकती हैं। तो एक्सप्लोर करेंगे, आप इन्हीं 3-4 चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं सिंपल सी भाषा में, ठीक है ना। बॉडी के अंदर आए, आपने पहली हेडिंग इसको बना दिया, इसको बना करके आपने बस 2-4 सेंटेंसेस उसमें लिख दीजिए, और फिर इसके बाद बूस्ट आवर मूड, ये दूसरी हेडिंग बनाई आपने, दूसरी हेडिंग बना करके इस पर आप कुछ लिख दिया आपने। फिर लूज वेट यानी कि आप क्या कर सकते हैं, प्रमोट वेट लॉस, यानी कि ये वेट लॉस को भी प्रमोट करता है। अगर और कुछ भी लिखना चाहते हैं जैसे स्लीपिंग है ना, तो बहुत अच्छी नींद भी आती है रात में, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो अच्छी नींद भी आती है, और अच्छी नींद स्वास्थ्य के लिए कितना लाभप्रद होता है, आप उसे और भी बढ़ा सकते हैं। इनफैक्ट बढ़ाने के लिए तो आप बहुत कुछ अभी इसमें और भी लिख सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, बट आपको 200 शब्दों से ज्यादा नहीं जाना है, यानी 2 पेज से ज्यादा आपकी आर्टिकल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा भी तो आपको बहुत कुछ करना है। अभी आपको लेटर भी करना है, ठीक है ना, कॉम्प्रहेंशन भी करना है, फिर इसके बाद ग्रामर पोर्शन भी आपको करना है, तो करना बहुत है। और साथ ही साथ जब फर्स्ट पेपर में आएंगे तो कुछ 2-2 लॉन्ग आंसर लिखने, तो किसी एक ही चीज पर जाकर के बहुत ज्यादा टाइम आपको वहां पर खर्च नहीं कर देना चाहिए। चलिए खैर, जैसे ही एग्जाम नजदीक आएगा तो पूरा का पूरा पेपर मैं आपको करके बतलाऊंगा। 3 घंटे में आप एक पेपर को कैसे, किस तरीके से टाइम को मैनेज करके और किस तरीके से आप अपने पूरे पेपर को अटेम्प्ट करके आएंगे ताकि आपको मिले मोर देन 95 मार्क्स। अगर आप चाहते हैं तो फिर मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके साथ एग्जाम तक ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा जो आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे, बहुत ज्यादा लाभ आपको इससे मिल सकता है। तो चलिए अब मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।